तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में आज तक के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं। ये कुछ नोट्स हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के अपने हाथ से लिखे हुए बताए जाते हैं। सुशांत के पावना फार्म हाउस से बरामद इन नोट्स में 27 अप्रैल की एक घटना का जिक्र है। इसमें एक जगह सुशांत ने नो स्मोकिंग की बात लिखी है, जिससे सवाल उठे कि क्या सुशांत धूम्रपान छोड़ना चाहते थे, स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे, क्योंकि इसके पहले कुछ वीडियोस में सुशांत स्मोक करते हुए यानी कि सिगरेट पीते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इन नोट्स में नो स्मोकिंग की बात सुशांत ने लिखी है। इसके अलावा इन नोट्स में जिस तरीके के पॉइंट्स सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जिंदगी और परिवार और जानने वालों परिचितों को लेकर लिखे हैं, उसको देखकर सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं, वो बात भी सवालों के घेरे में आ जाती है। हमारे साथ इस वक्त दिव्येश सिंह आ गए हैं, मुंबई से हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद हैं। दिव्येश, सुशांत सिंह राजपूत के मामले की मौत की जांच लगातार चल रही है। अरविंद ओझा भी हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं, आपको बता दें। लेकिन दिव्येश, ये नोट्स जो सुशांत के अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, ये क्या इशारा करते हैं? जी रोहित, आपको बता दें ये जो नोट्स रिकवर किए हैं ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पावना का जो फार्म हाउस है सुशांत सिंह राजपूत का, जो कि लोनावला में स्थित है, वहां पर टीम जब सर्च करने गई थी वहां पर उनको मिला। और इस नोट्स में इस बात का जिक्र है कि वो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा अन्य जो उनकी दिनचर्या है, 2:30 बजे उठना है, कृति के साथ समय बिताना है, इसके अलावा अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो दिनचर्या में करना चाहते थे। या जैसे कि उन्होंने लिखा है कि केदारनाथ की स्क्रिप्ट पढ़नी है, इसके अलावा किस किस चीज पे ध्यान देना है, पूरे दिन क्या क्या करना है, उस सारी चीजों के बारे में लिखा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आपको बता दें कि वो ड्रग एंगल की जांच कर रहे हैं। ये 2018 की डेट इस नोट्स पर मिल रही है। हमारे सहयोगी अरविंद ने ये बताया था कि किस तरीके से ये नोट्स जो हैं हैंड रिटन है, सुशांत सिंह ने खुद लिखे हुए नोट्स हैं। उनकी डायरी के पन्ने पहले भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को मिले हैं। 3 डायरियां इसके पहले भी सुशांत की लिखी हुई मुंबई पुलिस को मिली थी। इसके अलावा सीबीआई को भी ये डायरियां अब सपूत कर दी गई हैं। सारा एविडेंस सीबीआई को दे दिया गया है। सीबीआई अब इस मामले की पूरी जांच कर रही है। जो प्राइमरी केस है सुशांत सिंह की मृत्यु से लेकर, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। ये जो नोट्स हैं 2018 के, एक तरीके से साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए मदद कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को। ये जानने में मदद कर सकते हैं कि किस तरीके के हालात थे, उनकी साइकोलॉजिकल स्थिति क्या थी, मानसिक स्थिति क्या थी 2018 में। बताया जा रहा है कि 2019 से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, पर उसके पहले कैसी स्थिति थी, क्या कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, क्या उनकी तबीयत खराब थी, क्योंकि इन नोट्स में उसका जिक्र अभी नहीं मिला है। और रिया शोविक, इन्होंने भी स्टेटमेंट में यही बताया कि 2019 नवंबर से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद वो डिप्रेशन के मरीज हो गए। डिप्रेशन के लिए उनका इलाज चलने लगा। ये नोट्स एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, खासकर सीबीआई को और अन्य एजेंसियों को मदद कर सकते हैं। रोहित, इसके अलावा जांच कहां किस दिशा में चल रही है दिव्येश? रोहित, आपको बताएं कि एम्स की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, एम्स को कंसल्ट किया गया था सीबीआई द्वारा कि ताकि जो विसेरा सैंपल है सुशांत सिंह राजपूत का, मुंबई में कलीना फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने इस पूरे विसेरा रिपोर्ट को एनालाइज करके ये रिपोर्ट दी थी कि किसी भी तरीके का कोई भी फाउल प्ले नहीं मिला है, किसी तरीके का जहर या किसी तरीके का केमिकल सामने नहीं आया है इस विसेरा रिपोर्ट में। पर उस विसेरा सैंपल का 20% हिस्सा बचा हुआ था, जिसे सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया और उसको एम्स के फोरेंसिक टीम को जांच करने के लिए डॉक्टर सुधीर गुप्ता के सुपरविजन में उसके जांच करने के लिए दे दिया गया है। और बहुत ही जल्द इसी हफ्ते इसकी जांच की रिपोर्ट दी जाएगी, जिसे एम्स की जो टीम है वो बहुत ही जल्द सीबीआई को सपूत करेगी और अपनी ओपिनियन, जो फोरेंसिक डॉक्टर्स हैं एम्स के, वो अपनी ओपिनियन सीबीआई को देंगे, जिसके बाद ये पता चल पाएगा
कि सुशांत की जो मौत हुई है वो हत्या है या आत्महत्या। इस बात की क्लैरिटी आ जाएगी इस फोरेंसिक एनालिसिस से, विसेरा एनालिसिस से। इसके बाद जो आगे की जांच है, जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है, सीबीआई उसके बाद तय करेगी। सीबीआई की टीम, आपको बता दें, नुपुर प्रसाद जो एसपी हैं सीबीआई की, वो एसआईटी की, वो अभी फिलहाल दिल्ली गई हुई हैं। उनके टीम के जो मेंबर्स हैं वो सारे दिल्ली गए हुए हैं और वो इसी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद एक क्लैरिटी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी मिल जाएगी कि मृत्यु किस तरीके से हुई और आगे की जांच किस तरीके से की जाए, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाएगा। वापस आते हैं दिव्येश आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। एक नोट ऐसा है जिसमें सुशांत की सामान्य जिंदगी की झलक मिलती है। यह नोट 27 अप्रैल 2018 का है। सुशांत के इस नोट को पढ़ने से साफ हो रहा है कि वो एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे। सामान्य नहीं बल्कि एक स्टार वाली जिंदगी, जिसमें सुबह जल्दी उठना, केदारनाथ फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ना और नो स्मोकिंग को फॉलो करना शामिल था। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उन्हीं कागजात की, उन्हीं नोट्स की तस्वीरें हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के पावना के फार्म हाउस से पाए गए हैं। सुशांत जिंदगी से भरपूर थे। वो नोट्स हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जिंदगी को लेकर उनका पूरा नजरिया, इसमें आनंद है, करेज यानी साहस और ब्रिलियंस की बात की गई, पूरा रास्ता बताया गया। यह भी नोट में सुशांत ने लिखा कि दिक्कतों से पार कैसे पाना है। अब क्या ये नोट्स भी सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के जांच में अहम भूमिका निभाते हैं? इस पर राजपूत के नोट्स जो मिले हैं पावना फार्म हाउस से और जो बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जिंदगी से भरपूर थे, वो नोट्स हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जिंदगी को लेकर सुशांत सिंह राजपूत का पूरा नजरिया है। और अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, जो लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं, इस केस को फॉलो कर रहे हैं। अरविंद ओझा, ये दस्तावेज, ये नोट्स जांच की दिशा में कितने महत्वपूर्ण? जी देखिए, आपको बताऊं कि सीबीआई की टीम ने ये पहले भी खुलासा किया था कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराएगी। रही बात, और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके आसपास के दोस्तों से पूछताछ की जाए, उसकी निजी ज़िंदगी में दाखिल हुआ जाए। तो ऐसे में ये जो नोट है, ये सुशांत की जो दिमागी हालत थी उसको पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ड्रग्स एंगल पर जिस तरह से जांच चल रही है, तो उसमें एक शख्स जो पूरा, अगर आप देखें तो डेट शेड्यूल करता है कि 2:30 बजे उठना है, गोल्ड शावर लेना है। केदारनाथ की स्क्रिप्ट बहुत अहम चीज़ है इसमें। इस वक्त तक जो 27 अप्रैल 2018 का ही नोट्स है, केदारनाथ की जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ना है। तो ये तमाम चीज़ें वो लिख रहा है। और 2 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि आज उसके बारे में ये कहा जा रहा है, या उसके करीबी लोग कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार थे। कम से कम उस नोट्स को देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। उसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जिसको एनसीबी बहुत फोकस्ड कर रही है, नो स्मोकिंग। यानी अगर वो स्मोक कर रहे थे तो उसको क्विट करना चाह रहे थे, छोड़ना चाह रहे थे। तो इस तरह के कई चीज़ें हैं। और अमूमन जो आप नोट्स देखेंगे, जिसमें एक नोट सिर्फ मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि उसमें हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स की बात हो रही थी, वाई हैप्पीनेस, इन तमाम चीज़ों को बात हो रही थी, फिर उसको काटा गया था। तो इस तरीके के 2 नोट्स हैं। एक तरफ एक सितारा, एक शख्स जो उस नोट के जरिए बाकायदा 2:30 बजे उठकर रनिंग की बात करता है, स्विमिंग की बात करता है, अपनी फ्रेंड एक्टर से मुलाकात की बात करता है, केदारनाथ स्क्रिप्ट पढ़ने की बात करता है, नो स्मोकिंग छोड़ने की बात करता है। वही शख्स दूसरे नोट्स में समस्याओं के बारे में बात करता है, तीसरे नोट्स में शेरो शायरी की बात करता है, चौथे नोट्स में नासा जाकर पढ़ाई करने की बात करता है। तो ये वो नोट्स है जो सुशांत ने खुद लिखे हैं और इनके जरिए सुशांत की साइकोलॉजी। फिलहाल ये जानकारी देने के लिए अरविंद ओझा बता रहे हैं कि नोट सुशांत के खुद के हाथ से लिखे। लेकिन बिहार में आरजेडी विधायक ने आज सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक बेतुका बयान दे दिया। अरुण यादव ने कहा कि सुशांत राजपूत नहीं था, क्योंकि महाराणा प्रताप की संतान इस तरह खुदकुशी नहीं कर सकती। सुशांत राजपूत थे तो उनको मुकाबला करना चाहिए। वैसे सीबीआई जांच हो रही है, वो अपना काम कर रही है। तो ये बात आरजेडी के विधायक ने कही, जिसके बाद इस मामले को लेकर हंगामा हो गया। राजपूत महाराणा प्रताप का संतान गला में डोरी बांध करने मर सकता है। और यदि महाराणा प्रताप राजपूतों का पुरखा है, वो जादवों का भी पुरखा, पहले हम लोगों का पुरखा भी है पहले। लेकिन हम लोग को दुख है कि सुशांत सिंह राजपूत को डोरी बांध करने मरना चाहिए। बोले वह राजपूत था, मुकाबला करना पड़े। जी देखिए, अरुण यादव जी का जो है ना, मानसिक स्थिति मुझे सही नहीं लग रहा है इस तरह, इसलिए वो इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और हमको लगता है कि उनका इस बार टिकट भी कटने वाला है। इसके वजह से भी उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं चल रही है, इसलिए इस तरह का बेतुका बयान दे रहे, बिना सिर पर का बयान दे रहे।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदम। ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर छिड़े विवाद की पिक्चर जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। हर दिन नए बयान, नए ट्वीट शोलों को और भड़का रहे हैं। अब कंगना के साथ और जया बच्चन के खिलाफ जया प्रदा ने मोर्चा संभाल लिया है। बॉलीवुड में आर पार हो गया है। एक दीवार खड़ी हो गई जिसके एक तरफ कंगना है और दूसरी तरफ जया बच्चन। बॉलीवुड में हीरोइन वर्सेस हीरोइन। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही इंडस्ट्री है जिसे भारत देश के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बरस न्योता देके बुलाया। आमने सामने बॉलीवुड की महिला शक्ति। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है इस समय, आई थिंक मेरे को बिल्कुल वो गलत लगता है। ड्रग्स के कलंक पर जया वर्सेस जया। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree. लेकिन जया जी का एक जिस तरह का वो उनके भावना को वो प्रकट कर रही है ना, वो ऐसा लगता है कि किसी को हम हर्ट कर रहे हैं। हर्ट नहीं कर रहे कोई। लगता है बॉलीवुड में बंटवारे की सबसे बड़ी लकीर खिंच गई है। लाइट कैमरा के साथ जबरदस्त जुबानी जंग हो रही है। विवादों की बारिश में बी टाउन भीग रहा है और एक एक कर असलियत धुलकर सामने आ रही है। बॉलीवुड में रिलीज हुई विवाद की इस पिक्चर की लीड रोल में कंगना है, जया बच्चन है। साइड रोल में उर्मिला मातोंडकर, तापसी पन्नू, जया प्रदा, दिया मिर्जा और रूपा गांगुली है। गेस्ट अपीयरेंस में है हेमा मालिनी। बॉलीवुड दो खेमों में बट गया है। एक खेमे में विवादों के साथ कबड्डी करने वाली कंगना है, जिसने लगभग पूरे बॉलीवुड से ही पंगा ले लिया है। कोशिश तो करने दे यार, फिर से पंगा लेना है। पंगा लेना है लड़की को। दूसरे खेमे में है अभिनेत्री से सांसद बनी जया बच्चन जैसी अनुभवी अदाकारा, जिन्होंने कंगना के खिलाफ जब से मोर्चा खोला है तब से उनके साथ कई हीरोइन मैदान में डट गई हैं। बॉलीवुड में विवाद की पिक्चर कब रिलीज हुई, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 26 अगस्त को एक ट्वीट में कंगना ने बॉलीवुड को गटर जैसा बताया था। कंगना ने लिखा था, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आएंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को साफ करेंगे। इतना ही नहीं, कंगना ने बॉलीवुड को बॉलीवुड भी कहा। कभी मूवी माफिया तो कभी गटर बताया। कंगना के यही तीखे शब्द जया बच्चन को चुभ गए और उनका गुस्सा तब और बढ़ गया जब लोकसभा में रवि किशन ने भी कंगना के सुर में सुर मिला दिए। इसके बाद से बॉलीवुड में जुबानी शोले भड़क गए। जया बच्चन ने कह डाला, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. इंडस्ट्री में जितना हक जया जी को है, बच्चन परिवार को है, वैसे ही मुझे भी है। वैसे रवि किशन जी को भी है। जया जी फर्स्ट फैमिली इंडस्ट्री का है, लेकिन जया जी का एक जिस तरह का वो उनके भावना को वो प्रकट कर रही है ना, वो ऐसा लगता है कि किसी को हम हर्ट कर रहे हैं। हर्ट नहीं कर रहे कोई। हम लोगों को परिवार को साथ लेके चलना होता है। रवि किशन जी कुछ गलत नहीं कहा। जया बच्चन का गुस्सा सामने आया तो बॉलीवुड में बंटवारे की लकीर साफ हो गई। पहले तापसी, फिर उर्मिला के लिए तो कंगना बॉलीवुड की विलेन बन गई। पहली बात तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, जहाँ पे आप लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको उन्होंने इतना बड़ा स्टार बनाया है। ये इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते।
तो उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है इस समय, आई थिंक मेरे को बिल्कुल वो गलत लगता है। जया बच्चन ने कंगना पर गुस्सा उतारा तो कंगना ने एक के बाद एक कई हमले किए। ट्वीट में जया बच्चन के साथ जी जोड़ते हुए पूरे सम्मान के साथ अपनी भड़ास निकाल दी। जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को मारा जाता, ड्रग्स दिए जाते, उसका शोषण किया जाता, तब भी क्या आप यही कहती? अगर अभिषेक को धमकाया जाता, उन्हें लगातार परेशान किया जाता और एक दिन वो फंदे से लटके पाए जाते, तो भी क्या आप यही कहती? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। ना कंगना पर हमले रुके, ना कंगना ने हमले रोके। देखते ही देखते बॉलीवुड दो धड़ों में बट गया। बात ड्रग्स से कास्टिंग काउच तक पहुंच गई। कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिला था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों ने सजाई है। मेरी थाली है जया जी, आपकी नहीं। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो थोड़ा सा पार्लियामेंट में सुनने में शायद सही ना लगे, लेकिन ये बहुत हद तक ये सच है कि फिल्म इंडस्ट्री की जो हालत है और कई दिनों से इसकी जो डिटोरिएशन हो रहा है, ये बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है और इस पर जिस किस्म की तहकीकात हो रही है वो होना चाहिए। हमारे देश के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का, और मुझे लगता है हमारे युवा और हर मुझे लगता है उम्र के लोग इससे शायद पीड़ित है, इससे जूझ रहे होंगे। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है तो जरूर इसको फाइंड आउट कर किया जाना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही इंडस्ट्री है जिसे भारत देश के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बरस न्योता देके बुलाया। कंगना ने जिस चिंगारी को हवा दी, उससे अब बॉलीवुड में शोले भड़क रहे हैं। बॉलीवुड की शान पर ड्रग्स के कलंक लग रहे हैं, जिसे कोई साजिश बता रहा है तो कोई सफाई अभियान। मुझे इतना मालूम है अभी जो हाल ही में जो कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़कर निकल के आ रहा है सामने। अगर ये सच है तो अगर हमारे पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जो 100% के जो है उसमें अगर 10-15% ये ड्रग्स का कुछ मामला है तो हट जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ये दाग न लगे, इस दाग को हटाना चाहिए। आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड में अगर चमक है तो सियासत में धमक है और ताकत का यही जलवा कई सितारों को सियासत में ले भी आए। लेकिन आज इन सितारों में अपने बॉलीवुड को लेकर दरार साफ दिख रही है। सियासत में चमके बॉलीवुड के सितारे एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके अगर थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे तो यस, मैं इस थाली को छेड़। क्या दूर से चमकने वाली मुंबई की फिल्मी दुनिया अंदर से बहुत काली है? क्या बॉलीवुड की हस्तियों की सुबह शाम नशे में डूबी होती है? क्या बॉलीवुड वो गटर बन चुका है जिसकी सफाई का वक्त आ गया है? बॉलीवुड में स्वच्छ अभियान की जो धुन कंगना ने छेड़ी वो युद्ध की रणभेरी बन गई। वैसे तो बॉलीवुड कई मुद्दों पर बढ़ता आया है, लेकिन इस बार की लड़ाई आर पार वाली लग रही है। मामला देश की संसद में गूंज उठा है। कलाकार से सांसद बने रवि किशन ने कंगना के सुर में सुर मिलाए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। कंगना के बाद रवि किशन विवाद में कूदे, फिर जया बच्चन भी उतरी। देखते ही देखते बॉलीवुड की खिड़की पर विवाद हाउसफुल हो गया। मनोज वाजपेयी सरीखे कलाकार को भी बॉलीवुड को गटर कहना नहीं भाया। उनका मानना है ये डायलॉग कंगना के हैं, लेकिन स्क्रिप्ट किसी और ने तैयार की है। बाकी सारे क्षेत्र में जैसे हैं वैसा ही है, कम्पिटिटिव है, कट थ्रोट है, लेकिन हम निपटते हैं,
हम निपट लेते हैं। लेकिन इसको एक ब्रश, जैसे ही आप कहते हैं कि यहाँ ड्रग्स का पूरा व्यापार है, तो जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ आपका टीवी देख रहा है, वो मुझे देखता है तो उसको लगता है कि कोई ड्रग का जो है गोदाम आ रहा है ना? तो उसको लगता है जैसे कि कांचा सेठ मनोज बाजपेयी है ना? तो ये जो जब सारी चीज जब इस तरह से बात हो रही है, तब मुझे लगता है कि इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसमें बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है कि इस तरह के राग अलापे जा रहे हैं। दिया मिर्जा ने भी जया बच्चन की आवाज को बुलंद किया और बॉलीवुड पर उछले कीचड़ को शब्दों से साफ करने की कोशिश की। जया जी बिल्कुल सही है, मैं इस बात को लेकर आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को लेकर बात की। हम हमेशा सामाजिक उत्थान और सामाजिक भलाई में योगदान देने के लिए कमिटेड रहते हैं। इंडस्ट्री सरकार की भी हमेशा मदद करती रही है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ इस तरह का तिरस्कार करना अन्यायपूर्ण और निंदनीय है। कंगना के साथ तनु वेड्स मनु में जोड़ी जमाने वाली स्वरा भास्कर भी खुद को नहीं रोक सकी। हाँ तो तेरी शादी में दारू पीकर उल्टियाँ नहीं की तो क्या किया? पगला गई। स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर लिखा, सिकनिंग कंगना, शेमफुल कमेंट, बस करो प्लीज, अपने जहन की गंदगी खुद तक सीमित रखो, गाली देनी है तो मुझे दो, मैं तुम्हारी बकवासें खुशी खुशी सुनूंगी और ये कीचड़ कुश्ती लड़ूंगी तुम्हारे साथ। बड़ों की इज्जत भारतीय संस्कृति का पहला सबक है और तुम तो कथित राष्ट्रवादी हो। ड्रग्स पर कालिक जब बॉलीवुड के मुंह पर पुतने लगी तो हेमा मालिनी भी मैदान में आ गई, कहा बॉलीवुड को बदनाम न करो। बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। इसको बढ़ा चढ़ा के कुछ और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों हमारे बॉलीवुड से है और मैं भी बॉलीवुड से हूँ एंड वी ऑल लव बॉलीवुड। बॉलीवुड ने हमें नाम, शोहरत, इतना कुछ रेस्पेक्ट इतना दिया है कि उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। बी टाउन में छिड़ा ये स्टार वॉर जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा। रवि किशन ने तो यहाँ तक कह दिया कि बॉलीवुड में ड्रग्स की पिक्चर बंद करके ही दम लूंगा। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। यहाँ पर मेरी युवा पीढ़ी, मेरी इंडस्ट्री के लोग, मेरे देश के बच्चे बर्बाद हों, नशेड़ी बने, तड़प तड़प के मरें, रिहैब सेंटर्स जाना पड़े या तो सुसाइड के लेवल पे चला जाए, तो यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए, हम सबको। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।